हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आजकल हमने टीजीटी पीजीटी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज अपने चैनल पे चलाई है। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। अब हम टीजीटी के कंटेंट लेके आए हैं पढ़ने के लिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी बन सके, आपके लिए हम लेके आए हैं। तो हम पॉलिटी में राजनीतिक विज्ञान में स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी के और पीजीटी के दोनों के परिप्रेक्ष्य में। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी, ये सब हमारा है। मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम से तैयार हो गया। देखिए, समस्याएं आती रही और उसको हम समस्या को दूर करने के लिए हमने लॉज बनाए, उनका पालन कराया। इस तरह से ये सब चीज़ें बनी। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है, वरन ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ये चलता रहा निरंतर, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। देखिए, जो अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, वो किस लिए आए थे? ऐसे नहीं उन्होंने आके हम पे एकदम से राज शुरू कर दिया था। वो क्या आए थे? व्यापार के माध्यम से आए थे। व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे कि आप जाइए भारत में व्यापार करिए। और भाई, उस व्यापार से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को ही फ़ायदा था, तो इसलिए उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें विस्तृत अधिकार प्राप्त दिए थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। देखिए, इन्होंने कहा था कि भाई हमें व्यापार करना है, इस हिसाब से ये भारत में एंटर कर हो गए। एंट्री तो इन्होंने ले ली। इसके बाद इन्होंने देखा कि भाई भारत में इतना पैसा है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। धीरे धीरे भारत इतना समृद्ध था उस समय, तो इन्होंने क्या हुआ, भारत में भारत के लोगों पर राज्य करने के लिए, राज करने की सोची। भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे इन्हें महारानी एलिजाबेथ से। पर कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्य तक के ही सीमित थे, उसने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। देखिए, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत में। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए तो भेज दिया, उसके बाद उन्हें राजस्व अधिकार वसूली करने के भी उन्हें अधिकार दे दिए गए। इससे क्या हुआ, जब हम किसी को अधिकार दे देते हैं, अब सरकार है भारत की, भारत की सरकार में इतने लोग काम करने वाले हैं, नेता, अगर हम किसी को पूर्ण अधिकार दे देंगे और केंद्र का उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। ऐसा ही वहाँ हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करने लगी। तो इसके लिए ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून बनाती रहती थी ताकि कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा जा सके। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। देखिए, अब संवैधानिक विकास में आपका सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। 1773 सी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, ये आप डेट जो सन है ये जरूर याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी मनमानी करने लगी थी, इस अधिनियम के अनुसार उसमें ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने लगे ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इनके कार्यों को अपनी निगरानी में कराने लगी, इनके कार्यों पर अपना मतलब एक तरीके से
इन्हें जवाब देना पड़ता था, जैसे राज्य को केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ता है किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए, उनकी सलाह लेनी पड़ती है, उनसे हरी झंडी मिलने के बाद ही ये क्या करते हैं, किसी पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। तो इसी तरह ये था कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। तो देखिए यही बात लिखी है कि इन्होंने 1773 एक्ट से अपनी बात रख दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ठीक है, ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या कर रही है, इसके ऊपर ब्रिटिश संसद अपने कानून बना सकती थी। आइए आगे देखते हैं। माफ़ी चाहूँगी, एक सेकंड। आइए एक बार चेक कर लेते हैं आपकी स्लाइड पूरी हुई है। कानून बनाने या निर्देश देने का पूरा अधिकार था, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पर कानून, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निर्णय थे उन पर कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार था। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। भाई पहली संस्था थी कंपनी का शासन प्रशासन कैसे देखेंगे, तो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई, निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये पूछ सकता है भाई बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा, तो किससे कहा जाने लगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 के अधिनियम से। ठीक है, तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को वो गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और एक 4 कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। देखिए मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, जबकि इससे पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, पर किस अधिनियम से हुई है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हुई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। आइए इसे क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर दिख सके। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे कुछ नोट डाल के मैंने आपके लिए लिखा है। सर एलिजा एम्फे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखेंगे इनका नाम, सर एलिजा एम्फे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश के नाम आपके दिए गए हैं, चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो कार्य थे उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून बनाए थे। तो इसी कानून में एक ये भी था कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, अपना निजी व्यापार न करें एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्न बॉडी है जो के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश को देना आवश्यक कर दिया गया। आइए देख लेते हैं नोट को।
तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखिए जब ये 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके लॉर्ड नॉर्थ। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई उस समय के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ और उनके द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर ये एक्ट बना था। आई होप आपको हमारी ये जानकारी आपके कुछ काम की लगी होगी। आई होप ये आपकी तैयारी में हमारा चैनल वो आपको प्रमोट करेगा, आपकी तैयारी को अपडेट करेगा, आपकी नॉलेज को अपडेट करेगा। एंड फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।